हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 हिंदी विषय आरोह भाग प्रथम के गद्य खंड के तहत अध्याय 4 विधेय संभाषण के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपके अध्याय 1 से लेकर 3 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारी भूगोल विषय की क्लासेस भी चल रही हैं, वो क्लासेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, विधेय संभाषण के तहत पहला प्रश्न दिया हुआ है कि शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। शिव शंभू की दो गायों की जो कहानी है, उस दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक इस चैप्टर में क्या कहना चाहता है या किसकी ओर इशारा कर रहा है। तो उत्तर देखें, इसके माध्यम से लेखक किसके माध्यम से, दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि भारत के लोग विदाई के समय दुख अनुभव करते हैं। भारत के अंदर जो लोग हैं वो किसी का जब विदाई होती है उस समय वे दुख का अनुभव करते हैं। जैसे आपने विद्यालय में भी देखा होगा कि जब भी हमारे किसी सर का ट्रांसफर होता है या किसी सर का रिटायरमेंट होता है तो पूरा विद्यालय परिवार, बच्चे, अध्यापक, मैडम सब क्या हो जाते हैं, सब भावुक हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। भले ही वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे हो, भले ही वो अपने कार्यकाल के दौरान या अपने समय वो आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हो, किंतु उन्हें अपने साथी से बिछुड़ने का गम जरूर होता है। लेकिन जब एक साथी उन सब से दूर होता है तो निश्चित रूप से उसके अलग होने का जो दुख है या जो दर्द है वो सभी को अनुभव होता है। लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों को शिव शंभू की दो गायों का प्रतीक मानकर यदि देखें, लॉर्ड कर्जन और भारतवासी, इनको यदि हम शिव शंभू की दो गायों के प्रतीक के रूप में माने, जिसमें से लॉर्ड कर्जन बलशाली गाय हैं और भारतवासी दुर्बल गाय हैं, तो आज जो शक्तिशाली गाय यानी जो लॉर्ड कर्जन है उनसे, किनसे, भारतवासियों से बिछुड़ रहे हैं। इसीलिए जो कमजोर गाय यानी जो भारतवासी है वो क्या है, दुखी है। भले ही लॉर्ड कर्जन की रीति नीति उन्हें नापसंद रही हो, भले ही लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को बहुत ज्यादा दुख दिए हो, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया हो, लेकिन फिर भी जब लॉर्ड कर्जन विदा हो रहे हैं उस समय निश्चित रूप से जो भारतवासी है वो क्या है, दुखी है। उस समय लॉर्ड कर्जन के प्रति भारतीय लोगों के मन में क्या है, निराशा का भाव है, वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। आगे दूसरा, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेदन करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहां किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। 8 करोड़ जो प्रजा है, जो जनता है, उसके गिड़गिड़ाकर विच्छेदन करने की प्रार्थना यानी जुदा न करने की प्रार्थना पर भी आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर किस घटना की ओर संकेत किया गया है। तो यहां पर जो घटना है वो है बंग भंग की घटना, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो यहां लेखक ने बंग भंग की उस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है, जिसके चलते लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन दो भागों, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, वर्तमान में जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उसके रूप में कर दिया था। बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने जनता की बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया था। पूरे भारत में इसका विरोध हुआ और इस घटना से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता का क्या हुआ, संचार हुआ। यानी कुल मिला के यहां पर बंग भंग की उस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया गया है कि लॉर्ड कर्जन की वजह से ही बंगाल का दो भागों में विभाजन हुआ था और उस समय बंगाल की 8 करोड़ जनता ने इसका बहुत ही पुरजोर तरीके से विरोध किया था, लेकिन फिर भी लॉर्ड कर्जन ने जनता की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, आगे तीसरा, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया, इसके पीछे कारण क्या था। तो लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा देने के दो प्रमुख कारण थे। कितने कारण थे, दो। पहला था कि जो बंग भंग योजना है उसको मनमाने ढंग से लागू करने के कारण पूरे भारत में उसके विरुद्ध क्या हो गया, आंदोलन छिड़ गया, जिससे कर्जन की जड़ें हिला दी, जिसने
लॉर्ड कर्जन की जड़ें हिला दी और वह इंग्लैंड वापस जाने के बहाने फिर ढूंढने लगा। और दूसरा कारण क्या था कि लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा से नियुक्त कराना चाहता था और उसकी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। अतः शुद्ध होकर उसने भारत के वायसराय पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, जिसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा आसानी से स्वीकार कर लिया गया। और इस बात को लॉर्ड कर्जन ने अपने लिए एक अपमानजनक स्थिति की तरह माना कि जिस लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश सरकार के सामने इतने सालों तक क्या की, सेवा दी, उस लॉर्ड कर्जन की इस्तीफे को ब्रिटिश सरकार ने बिना सोचे समझे ही तुरंत ही स्वीकार कर लिया और लॉर्ड कर्जन को वायसराय पद से क्या कर दिया, हटा दिया। तो इस तरह ये दो प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से लॉर्ड कर्जन ने वायसराय के पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। आगे चौथा प्रश्न, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई? कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आज से स्पष्ट कीजिए। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, यानी लॉर्ड कर्जन की जो शान थी, जो प्रतिष्ठा थी, वो भारत के अंदर एक ऊंचे पद पे थी, लेकिन अब क्या होगी, यानी ब्रिटिश सरकार ने उनके पद की कोई वैल्यू नहीं की और तुरंत ही इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया और उन्हें पद से हटा भी दिया। तो यहां पर हमें इस पंक्ति का आज से स्पष्ट करना है। तो यह कथन लेखक के द्वारा लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहा गया है कि उस समय जबकि काउंसिल में मनपसंद सदस्यों की नियुक्ति करवाने के मुद्दे पर लॉर्ड को क्या होना पड़ा था, लॉर्ड कर्जन को अपमानित होना पड़ा था। लेखक याद दिला रहे हैं कि आपको यानी लॉर्ड कर्जन को भारत में बादशाह के बराबर सोने की कुर्सी मिली, उन्हें सबसे ऊंचा ओहदा या पद मिला। आपकी सवारी यानी लॉर्ड कर्जन की सवारी सबसे ऊंची निकलती थी और ये कैसी विडंबना है कि आज आप न इंग्लैंड में मान पा सके और न ही भारत में उस पद पर आप रह सके। कहने का मतलब यह है कि जिनका हुक्म बजाने के लिए यानी जिस ब्रिटिश सरकार के आदेशों की पालना करने के लिए आप भारतीय जनता का दिन रात शोषण किया करते थे, आज उसी ब्रिटिश सरकार ने आपको क्या कर दिया, ठुकरा दिया। आपका मान सम्मान सब मिट्टी के अंदर मिल गया। तो लेखक चाहता है कि कर्जन सोच कर देखे कि अकारण बिना किसी कारण के हमारे हितों को यानी भारतवासियों के हितों को कुचल कर हमारे देश को काटकर, हमारे भारत देश को काटकर आज उसे यानी आज लॉर्ड कर्जन को क्या हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज वो फिर से अपनी उस स्थिति पर आ गए जहां उनका कोई मान सम्मान नहीं है, न भारत देश में और न ही ब्रिटिश सरकार में। ठीक है, आगे पांचवा, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है? आपके मतलब लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों के बीच में एक तीसरी शक्ति और भी थी। वो तीसरी शक्ति कौन थी और किसे कहा गया है? तो तीसरी शक्ति से यहाँ पर जो आशय है वो लेखक का किसे है, ईश्वर से है, जिसकी लीला बड़ी ही विचित्र है। लॉर्ड कर्जन ने त्याग पत्र की धमकी देकर जो लीला या नाटक ब्रिटिश सरकार के सामने किया था, उसे ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार न करके उसे क्या कर दिया, यानी लॉर्ड कर्जन को बिल्कुल पद विहीन कर दिया, पद से ही हटा दिया। यह ईश्वर की लीला थी कि जिसका अनुमान वायसराय नहीं लगा सके, यानी ये ईश्वर की लीला थी कि इस बात का अनुमान लॉर्ड कर्जन भी नहीं लगा सके कि उनके साथ ऐसी स्थिति होने वाली है। लेखक ये कहना चाहता है कि ईश्वर की लीला बहुत ही विचित्र होती है। संसार के सारे क्रियाकलाप उसी ईश्वर की इच्छा से क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ठीक है, आगे पाठ के आसपास वाले प्रश्न। पहला है, पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिड़े से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा इस पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? शिव शंभू के चिड़े, इस शब्द का उपयोग लेखक ने यहां पर क्यों किया है? तो जब यह लेख लिखा गया था उस समय देश पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। अतः अंग्रेज सरकार या उनके किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ सीधे सीधे ढंग से कुछ लिख पाना उस समय संभव नहीं था। प्रेस पर यानी जो पत्रकारिता थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता था। अतः लेखक ने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शिव शंभू नामक एक पात्र की कल्पना की, जो भांग के नशे में खरी खरी बातें कहने के लिए प्रसिद्ध था। भारतीयों की बेबसी, लाचारी का चित्रण करने के लिए लेखक ने शिव शंभू नामक पात्र की क्या की है? कल्पना की है। और इस कल्पना या इस पात्र के माध्यम से व्यंग्य करते हुए अंग्रेज सरकार की जो बखिया लेखक ने उखेड़ी है या जो उधेड़ी है, वह सामान्यतः संभव नहीं थी। यानी कुल मिला के लेखक इस शिव शंभू नामक पात्र के माध्यम से अंग्रेज सरकार की जो आलोचना कर रहा है
या जो अंग्रेज सरकार की बुराइयां कर रहा है, उन बुराइयों को करने के लिए लेखक ने डायरेक्टली न कह के उन बातों को एक आपके शिव शंभु नामक पात्र के माध्यम से यहां पर व्यक्त किया है। अगला दूसरा, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। तो देखो, जो नादिर शाह था यह एक अत्याचारी और बहुत ही जिद्दी शासक हुआ था, इसीलिए लोग उसे क्या कहते थे? तानाशाह कहते थे। लॉर्ड कर्जन की जिद भी नादिर शाह से बढ़कर ही थी। उन्होंने जब बंग भंग का निश्चय कर लिया तो फिर भारतीय जनता के अनुरोध को स्वीकार भी नहीं किया और अंततः बंगाल को दो टुकड़ों के अंदर क्या कर दिया? बांट ही दिया। नीचे मुझे यह बात सही लगती है कि लॉर्ड कर्जन नादिर शाह से भी क्या थे? बढ़कर जिद्दी थे। वो भी नादिर शाह की तरह बिल्कुल अत्याचारी और कैसा था? जिद्दी था। वो अपनी जिद करवाकर या पूरी करवाकर ही मानता था। जिस तरह उसने बंगाल विभाजन की अपनी जिद को लाखों करोड़ों लोगों के विरोध के बावजूद भी पूरा किया था। अतः निश्चित रूप से जो लॉर्ड कर्जन है वो नादिर शाह से भी क्या था? बढ़कर जिद्दी और क्रूर इंसान था। अगला तीसरा, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। तो देखें, एक शासक का कार्य आंख बंद करके प्रजा पर मनमाने हुक्म चलाना नहीं होता है। उसे प्रजा की बातों पर ध्यान देना चाहिए। प्रजा के अनुरोध को देखते हुए उन्हें अपने निर्णयों में आवश्यक बदलाव भी समय समय पर करने चाहिए। तभी शासक की लोकप्रियता क्या होती है? बढ़ती है। जो शासक शासन व्यवस्था में प्रजा को भागीदार नहीं बनाता है और अपने अनुसार मनमाने निर्णय करता है, प्रजा उस शासक से कभी भी संतुष्ट नहीं रहती है। शासन में शासक की इच्छा नहीं अपितु प्रजा की इच्छा क्या होनी चाहिए? सर्वोपरि रहनी चाहिए। किंतु लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में प्रजा की इच्छा की क्या की? अवहेलना की। इसीलिए उनका शासन अच्छा शासन नहीं किया जा सकता है और लोगों ने हर समय उनका क्या किया है? विरोध ही किया है। और लोगों के विरोध और लोगों पर किए गए अत्याचार का ही परिणाम था कि एक दिन उनकी ऐसी हालत होगी कि न तो उनकी भारत में कोई कद्र रही और न ही ब्रिटिश सरकार में। आगे भाषा की बात। पहला, वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहां से पधारे। सामान्य तौर पर आने के लिए पधारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पधारे शब्द का क्या अर्थ है? तो यहां पर पधारे शब्द का प्रयोग आने के लिए किया गया है। किसके लिए किया जाता है? आने के लिए। किंतु उपयुक्त प्रश्न में दिए गए वाक्य में पधारे शब्द का प्रयोग जाने के अर्थ में किया गया है। ठीक है, जनरली हम पधारे शब्द का उपयोग किसके लिए करते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है। लेकिन इस कविता के अंदर पधारे शब्द का प्रयोग जाने के अर्थ में यानी विपरीत अर्थ में किया गया है। दूसरा, पाठ में जो कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं जिनमें भाषा का विशिष्ट प्रयोग हुआ है, उन्हें सामान्य हिंदी में लिखिए। आपके सामने कुल मिला के 4 कथन लिखे हुए हैं। इन्हें सामान्य हिंदी भाषा में बदलकर लिखना है। जैसे पहला कथन है कि आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उन्हें यहां से जाना पड़ा। दूसरा है, आप किसको आए थे और क्या कर चले। इसको कैसे लिखेंगे कि आप किस लिए आए थे और क्या कर चले। तीसरा, उनको रखाया एक आदमी, नौकर न रखा। तो उनके द्वारा रखे हुए एक आदमी तक को नौकर उन्होंने नहीं रखा। अगला, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। तो उसको कैसे लिखेंगे कि पर शुभेच्छा करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को क्या करे? फिर से प्राप्त करे। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 4 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।